तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो देखिए, बाबर ने मुगल साम्राज्य रूपी भवन की आधारशिला रखी। अकबर ने अपनी योग्यता से उसे सुदृढ़ता प्रदान की। शाहजहां के काल में वह अपनी भव्यता की चरम सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन औरंगजेब के काल में यह भवन डगमगाने लगा था और इसके बाद शीघ्र ही मुगल साम्राज्य रूपी भवन टुकड़े टुकड़े हो गया। ये मुझे मिला, एक अच्छा लगा, इस कारण से मैंने इसको लिया। तो देखिए, जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो उसने जो है यहाँ स्थापना की, लेकिन मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य अकबर द्वारा किया गया। उसके बाद फिर जहांगीर शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य के पतन के जो बीज हैं वो बो दिए गए। मतलब मुगल साम्राज्य औरंगजेब के समय में डगमगाने लगा और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शीघ्र पतन चालू हो गया। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं। तो इन कारणों की हम लोग व्याख्या करेंगे। तो पहला कारण है स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन। तो देखिए, स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन, हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ा। तो उसमें मैंने बताया कि जो मुगल शासन, मतलब कि जो मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अत्यधिक केंद्रीकृत हुआ करती थी। जो शासक होता था, बादशाह होता था, वो स्वेच्छाचारी होता था, निरंकुश होता था। मतलब कि जो सारी शक्ति है वो केंद्र के पास होती थी, सम्राट के पास होती थी, बादशाह के पास होती थी। केंद्र ही सब कुछ करता था। मतलब कि हालांकि सुविधा के लिए प्रांतों में बांटा गया था पूरे साम्राज्य को, लेकिन प्रांतों पर भी केंद्र का ही नियंत्रण होता था। जो सारी शक्ति है, जो सारे कार्य हैं, वो बादशाह द्वारा ही किया जाता था। तो ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि अत्यधिक केंद्रीकृत स्वेच्छाचारी शासन होगा तो उसमें शासक भी योग्य होना चाहिए। लेकिन आगे चल करके अकबर तक ठीक है, जहांगीर ने भी संभाला, शाहजहां ने भी संभाला, औरंगजेब ने भी संभाला, लेकिन औरंगजेब के बाद के शासक वो जो है इस चीज को संभाल नहीं पाए। वो जो है प्रांतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके और धीरे धीरे जो है प्रांत अधीनस्थ राज्य वो स्वतंत्र होने लगे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अगला कारण बताया जाता है उत्तर मुगल कालीन बादशाहों की असहिष्णुता की नीति। देखिए, जो बाबर, हुमायूं, ये प्रारंभ के शासक थे। अकबर, जिसने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की, मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। तो अकबर को सफलता क्यों मिली थी? अकबर के उदार धार्मिक नीति के कारण। अकबर जो है उदारता का व्यवहार करता था, क्योंकि देखिए, जो मुगल थे वो किसके ऊपर शासन कर रहे थे? भारत की जो अधिकांश जनता है वो तो गैर मुस्लिम थी। तो इस चीज को जो है अकबर समझ गया और उसने जो है उदारवादी नीति का अनुसरण किया। धार्मिक रूप से वो बहुत ज्यादा सहिष्णु हुआ करता था, सभी धर्म के लोगों को समानता की नजर से देखा करता था। इस कारण से उसको जो है सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि उसको जो है सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। अब आप लोगों को अगर शासन करना है, मतलब कि किसी शासक को शासन करना है, तो उसको सबका सहयोग प्राप्त करना होगा। नहीं तो क्या होगा? चारों तरफ विद्रोह होंगे, जिसका भी वो सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जिसको भी वो अच्छा नहीं मानेगा वो फिर विद्रोह करना चालू कर देंगे। अगर आप मतलब कोई कुत्ता बैठा हुआ है सड़क में, अगर आप उसको कुछ नहीं करोगे, प्यार से उसको बुलाओगे, तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर उसको पत्थर फेंक के मारोगे तो आपके ऊपर भौंकेगा। तो अकबर जो है इस चीज को समझ गया और वो जो है सभी लोगों के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करने लगा, जिससे उसको सफलता मिली और जो मुगल साम्राज्य है उसको सुदृढ़ता प्रदान हुई। जो आगे चल करके जहांगीर शाहजहां ने भी इस चीज को चलाया, लेकिन औरंगजेब जो है धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा कट्टर था। वो सबका साथ सबका विकास इस चीज को समझ नहीं सका, मतलब कि सबको साथ लेकर के नहीं चल पाया। वैसे ये जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति है ये जहांगीर के समय से ही शुरू हो गया था, अकबर के पुत्र जहांगीर के समय से ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा वो कट्टर था। उसके बाद उसका जो बेटा था शाहजहां, उसमें थोड़ी और कट्टरता थी। उसके बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब, वो तो पूर्ण रूप से असहिष्णु था, मतलब अकबर से बिल्कुल उलट, धार्मिक रूप से असहिष्णु, राजपूतों के प्रति उसकी जो नीति थी अनुदारवादी नीति थी। इसी कारण से औरंगजेब के समय में राजपूतों के साथ खटपट हुआ, जो जाटों द्वारा विद्रोह किया गया, सतनामियों द्वारा विद्रोह किया गया, मराठों के साथ संघर्ष चलता रहा, सिखों के साथ संघर्ष चलता रहा। उसके बाद औरंगजेब के बाद के शासक भी लगभग वैसे ही थे। अगर कोई धार्मिक रूप से सहिष्णु भी होता तो चीजें इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो सही नहीं हो पाती। तो बाद के शासकों की
असहिष्णुता की नीति भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तीसरा कारण जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब द्वारा लंबे समय तक युद्ध करना। देखो औरंगजेब जो कि सन 1658 में मुगल बादशाह बना औरंगजेब, और ये जो है 1707 तक शासन करता है, मतलब लगभग 50 वर्ष की लंबी अवधि तक इसने शासन की थी। तो ये जो है अपने लगभग पूरे शासनकाल ये युद्ध करता रहा। शुरुआत के 25 वर्ष तो उत्तर भारत में विद्रोहों को कुचलने में लगा रहा। इसके समय में उत्तर भारत में जाटों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, अपने जो राजपूत थे उनके साथ समस्या हुई, सिखों के साथ संघर्ष चल रहा था। तो उत्तर भारत में शुरुआत के लगभग 25 वर्ष इसको विद्रोहों का दमन करने में बिताना पड़ा। उसके बाद ये जो है दक्षिण में, जब ये दक्षिण में गया मराठों से निपटने के लिए, बीजापुर गोलकुंडा को जीतने, तो दक्षिण में भी इसको निरंतर युद्ध करते रहना पड़ा। बीजापुर गोलकुंडा को हालांकि बड़े संघर्ष के बाद जीत लिया गया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, लेकिन जो मराठे थे उन्होंने औरंगजेब को, औरंगजेब की मृत्यु तक उसको चुनौती देते रहे। मतलब औरंगजेब जो है मराठों को अपने जीवन काल में दमन नहीं कर पाया। तो वो जो है निरंतर मराठों के साथ संघर्ष करता रहा। इधर सिखों के साथ भी उसका संघर्ष जो है उसके पूरे जीवन काल तक चलता ही रहा। तो वो जो है निरंतर युद्धों में लगा रहा। अब बादशाह युद्धों में लगा रहेगा तो जो शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो डगमगा जाएगी। तो वो जो है इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाया। तो इस कारण से जो भी उसके कर्मचारी हैं, उसके अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उसके जो भी अमीर वर्ग हैं, तो वो सब जो है कहीं ना कहीं अपना फायदा देखने लगे होंगे। जो भी दूसरे प्रांत रहे होंगे अपने आप को सुदृढ़ शक्तिशाली करने लगे होंगे। तो ये भी एक कारण है मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे। उसके बाद अगला चौथा चीज है अमीरों के षड्यंत्र एवं दलबंदी। तो देखिए जो अमीर वर्ग था वो जो है अब षड्यंत्र करने लगे थे। अकबर जहांगीर के समय तक तो ठीक था, शाहजहां के समय भी ठीक था, लेकिन औरंगजेब की नीतियों के चलते कई सारे जो अमीर लोग थे वो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास करने लगे। मतलब कि वो जो है अब स्वप्न देखने लगे कि वो अपने प्रांत के खुद स्वतंत्र अधिकारी बने, मुगलों की अधीनता से बाहर आए। हालांकि थोड़ा सा जो औरंगजेब है उसके जीते जी तो ये संभव नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो प्रांतपति हैं वो स्वतंत्र होना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा जो अमीर दरबार में होते हैं ना, तो वो भी बड़ा मतलब षड्यंत्र फड्यंत्र करने लगते हैं। औरंगजेब के बाद मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो दरबार में जो वहां के दरबारी होते हैं, जो अमीर वर्ग होते हैं, वो दो दलों में पड़ जाती हैं। एक दल जो है तुरानियों सॉरी माफी चाहूंगा, एक दल जो है तुरानियों का होता है। तुर्रानी जो तुर्की होते हैं ना, उनको तुर्रानी कहा जाता था, और दूसरा दल होता था ईरानी। तो तुर्रानी और ईरानी इन दो दलों में बंट गए थे अपने जो मुगल दरबार के दरबारी अमीर लोग, और ये जो है आपस में षड्यंत्र करने लगते थे। देखिए हम लोग जब उत्तर मुगल कालीन शासकों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उनका जो शासन काल है बहुत कम वर्ष शासन करने वाले शासक भी आएंगे। जैसे कि देखो अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, जो कि 50-50 साल शासन कर रहे हैं। जबकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बहादुर शाह प्रथम है, उसके बाद जहांदर शाह, फिर मतलब कौन आ रहे हैं, मतलब थोड़े समय के लिए शासन कर रहे हैं। हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला और कुछ शासक है जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं रही। जो दरबार है वो षड्यंत्र का केंद्र बना रहा। जबकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां के टाइम पर ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तो ये भी पतन का एक कारण था, क्योंकि दरबार में षड्यंत्र होता रहेगा तो मजबूती कहां से मिलेगी। उसके बाद अगला चीज है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। देखिए जो मुगलों में ना कभी भी उत्तराधिकार के निश्चित नियम नहीं थे। हालांकि बाबर ने जो है ज्येष्ठता के सिद्धांत को माना था, और उसी ज्येष्ठता के सिद्धांत के आधार पर बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को सत्ता सौंपी थी। लेकिन उसके जो दूसरे भाई थे, हुमायूं के दूसरे भाई, उनके साथ उसको जो है पूरे साम्राज्य का बंटवारा करना पड़ा था। लेकिन उसके जो भाई हैं फिर भी हुमायूं को परेशान कर रहे थे। तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि उसी समय से जो है थोड़ा सा उत्तराधिकारी का जो मामला है वो बिगड़ता रहा। अकबर के टाइम पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहांगीर के समय पर जहांगीर ने अपने पिता के जीते जी सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया, और उसके बाद उसके बेटे ने विद्रोह कर दिया। और जहांगीर के टाइम पर ना जो मुगल शहजादों का जो विद्रोह है, सत्ता के लिए जो लोभ है, वो लगभग बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गया था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था शाहजहां ने किस प्रकार से अपने जो ससुर आशफ खां, उसके नेतृत्व में किस प्रकार से अपने भाइयों का कत्ल वगैरह करवा करके खुद बादशाह बना। और शाहजहां के शासन के अंतिम समय में तो ये जो उत्तराधिकारियों का संघर्ष है चरम पर पहुंच गया। औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा,
तो मतलब कि जैसे ही लगने लगे कि बादशाह बीमार हो गया है, अब मरने वाला है या फिर मर जाए, तो उस स्थिति में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष छिड़ जाता था, क्योंकि उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम था ही नहीं। मतलब ऐसा कहीं पर कुछ इनके धर्मशास्त्र में भी नहीं है कि जो बादशाह का बड़ा बेटा होगा या फिर कोई सा बेटा होगा उसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, ऐसा किसी प्रकार का कोई नियम होता ही नहीं था। जिसके पास दम होगा, जिसके पास ताकत होगी, वही बादशाह बनेगा। जहांगीर के समय तो वो अकेला था, उसका बेटा एक दावा ठोक रहा था। शाहजहां के टाइम पर भी आशफ खान ने लगभग सबको निपटा दिया था। अगर बात करें औरंगजेब के टाइम पर, तो उसके समय में जो है ना लगभग उसके टक्कर देने वाले थोड़े थे, लेकिन उतने योग्य थे नहीं, जैसे कि शाह शुजा हो गया, मुराद हो गया, दारा हो गया। तो उस टाइम पर जो है ये चीज भयंकर रूप से देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला कारण बताया जाता है मुगल सेना का नैतिक पतन। तो देखिए, जो मुगल सेना बाबर के साथ आई हुई थी, वो मतलब ना अपने स्वामी के प्रति बहुत ज्यादा स्वामी भक्त थी। जब मतलब बाबर कहता जहां लड़ना है वहां वो चल देते थे। हालांकि वो यहाँ की जो गर्मी है उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, वापस जाएंगे। खानवा के युद्ध से पहले वो काफी हतोत्साहित हो गए थे। बाबर ने उन लोगों को प्रेरित किया, तो वो जो सेना थी वो बाबर की सेना थी, वो बाबर के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है वो सेना नैतिक रूप से पतन की ओर अग्रसर होने लगी थी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है यहाँ पर लगभग बस गए थे और एक प्रकार से स्थायी हो गए थे। मतलब अभी इनकी जो हुकूमत है यहाँ पर चल गई इस टाइप से, तो वो लोग में घमंड आने लगा होगा। उनको जो है बाकायदा वेतन मिलने लगा था और कमजोर शासक होते थे। मतलब औरंगजेब तक तो ठीक है, लेकिन औरंगजेब के समय ही स्थिति बिगड़ने लगी थी। दक्षिण में बहुत ज्यादा लंबा लंबा युद्ध चल रहा था, कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा था। तो इससे भी जो सैनिक है वो थोड़े से हतोत्साहित थे और कई बार होता ये था कि काफी लंबे समय तक सैनिक जो है बेकार पड़े रहते थे। मतलब लगता था कि युद्ध होगा। जैसे दक्षिण में भी कई बार जो है सेना पड़ी रहती थी, तो वहां वो जो है अपना मस्त टाइम पास करते रहे होंगे, पी खा के पड़े रहते थे, तो उससे उनका नैतिक पतन हो रहा था। एक और बात इतिहासकारों द्वारा लिखा जाता है कि जो सैनिक वर्ग है वो कहीं पर भी युद्ध पर जाती थी तो अपने परिवार को, विशेष करके अपनी पत्नियों को साथ लेकर के जाते थे। क्योंकि जो बादशाह है, जो सेनापति होते थे, सैनिक अधिकारी होते थे, वो खुद अपनी पत्नियों को युद्ध के समय अपने साथ रखते थे। क्योंकि जो युद्ध अभियान है लंबे चला करते थे, तो इस कारण से वो जो है अपने पत्नियों को, यहां तक कि पूरा परिवार को भी वो लेकर के चलते थे, क्योंकि लंबे लंबे अभियान हुआ करते थे। तो इससे भी जो है सैनिकों का नैतिक रूप से पतन होना चालू हो गया और वो फिर मतलब आगे चल करके बिकने भी लगे होंगे जब यूरोपीय आते हैं, दूसरे मराठे और दूसरा कई सारा कारण था। तो नैतिक रूप से सैनिकों का पतन भी शुरू हो गया। उसके बाद अगला कारण बताया जाता है आर्थिक असंपन्नता। तो देखिए, जो मुगल थे ना आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न थे, लेकिन कई ऐसे कारण थे जिस कारण से मुगलों के सामने आर्थिक मतलब कि रुपया पैसा की कमी होने लगी थी। देखिए, जो शाहजहां था उसने जो है अपने समय में शान शौकत दिखाने के लिए बेपनाह दौलत लुटा दी। तख्त ताऊश, उसका पूरा जो ताजमहल, दुनिया भर की उसने चीजें बनाई, सोने चांदी हीरे जवाहरात से वो अपने मकानों को सजाया करता था, भवनों महलों को। उसके बाद जो औरंगजेब है बेफिजूल की उसने युद्धों में पैसा बर्बाद कर दिया। मतलब कई सारे ऐसे युद्ध उसने लड़े जिसमें उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मराठों के साथ लंबा संघर्ष चला, कुछ नहीं हुआ। उल्टा जो मराठे हैं आगे चल करके मुगलों को ही मतलब मुगलों के ही राज्यों को खाते चले गए, मतलब उनके क्षेत्रों को जीतते चले गए। सिखों के साथ भी लगभग यही हाल था। सिखों के साथ भी लंबा संघर्ष चला, लेकिन औरंगजेब को कोई विशेष फायदा नहीं हो सका। राजपूतों के साथ भी उसका संघर्ष हुआ, हालांकि उसमें संधि वगैरह हुआ तो थोड़ा फायदा हुआ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो राजपूतों का जो उनको साथ प्राप्त होता था, जो सहयोग प्राप्त होता था, वो चला गया। तो कहीं ना कहीं जो मुगल है आर्थिक रूप से असंपन्न होने लगे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत पर 2 बार विदेशियों का आक्रमण होता है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। उससे तो मुगलों की कमर ही टूट जाती है। तो आर्थिक असंपन्नता ये भी मुगलों के पतन का एक बड़ा कारण बनी। उसके बाद अगला कारण है प्रांतपतियों के विद्रोह। देखिए, जो प्रांत हमने पढ़ा था मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था के समय में कि जो मुगल साम्राज्य है अकबर के समय में 15 प्रांत थे, औरंगजेब के समय में 20 प्रांत थे। तो जो प्रांतपति थे धीरे धीरे जो है वो अपने प्रांत के स्वतंत्र शासक बनने का ख्वाब देखने लगे थे। ये जो चीज है ना
औरंगजेब के शासन के अंतिम समय में ही शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब है वो निरंतर युद्धों में लगा हुआ था, उसको कुछ पड़ा नहीं था कि दूसरे प्रांतों में क्या हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ मतलब प्रशासनिक व्यवस्था में कोई सुधार लाना है, इन सब चीजों की उसको पड़ी ही नहीं थी। शुरुआत में तो वो उत्तर में लगा रहा, उसके बाद वो लास्ट के जो 25 साल थे अपने बेटे अकबर का पीछा करते हुए जब 1681 में वो दक्षिण में घुसता है तो दक्षिण में ही रह जाता है, बीजापुर, गोलकुंडा, मराठों, कोई विशेष फायदा ही नहीं। तो जो दूसरे तरफ के जो प्रांतपति थे जैसे कि बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, तो वो जो है कहीं ना कहीं खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में देखने लगे थे, मतलब कि मुगलों की अधीनता से बाहर आने के लिए अब मतलब तैयार थे, मतलब अब इनसे निकलना होगा, इनसे नहीं हो पाएगा, इस टाइप से। और आगे चल करके ना ये हुआ भी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सन 1707 के बाद जो बहादुर शाह है, उसके बाद जो जहांदर शाह आता है, फर्रुख सियर आता है, मोहम्मद शाह रंगीला, तो ये लोग उतने योग्य थे नहीं। तो इस समय में ना अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया और दूसरे कई सारे जो राज्य हैं, जो प्रांत हैं, वो स्वतंत्र होने लगे थे, खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिए। और कुछ स्थानों पर तो जो मुगल बादशाह थे उन्होंने उनकी स्वतंत्रता को मान्यता भी दे दी, मतलब कि उनको लगा कि हम जो है तुमको जीत नहीं पाएंगे, स्वतंत्र शासन करो, इस टाइप से। और राजपूत वो तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है वैसे ही मुगलों के अधीनता से बाहर आ जाते हैं। तो प्रांतपति ये भी जो है विद्रोह करना चालू कर देते हैं, मतलब इनको भी एक कारण मिल जाता है। केंद्र कमजोर होगा तो जो प्रांत है वो तो अपने आप हाथ से निकलते चले जाएंगे ही। उसके बाद अगला है, 9वां कारण है, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। देखिए औरंगजेब की मतलब औरंगजेब के समय में ही मुगलों के पतन का बीजारोपण हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत जल्दी जो है पतन होना चालू हो गया था, बड़े बड़े प्रांत जो है स्वतंत्र होने लगे थे। और जो रही सही कसर है वो नादिर शाह जो कि ईरान का शासक था, जिसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली को भयंकर तरीके से लूटा, पूरा जो है दिल्ली में जो भी कीमती चीजें थी सबको उठा करके ले गया। इसके बाद कुछ ही वर्षों बाद इसका सेनापति जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जो कि 1761 में आक्रमण करता है। और इस समय ना जो मुगल शासक थे वो इस बाह्य आक्रमण का सामना करने के लायक ही नहीं थे, मतलब उनके पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो जो है अहमद शाह अब्दाली का सामना कर सके। ऐसे में जो मराठे हैं जो इस समय तक काफी शक्तिशाली हो चुके थे, उनको ये चीज समझ में आ गया कि अगर ये जो अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पहुंच जाता है, उसको अपने अधिकार में कर लेता है, वहां अगर बस जाता है तो हमारा जो भारत है फिर से गुलाम हो जाएगा, जैसे मुगल आए वैसे ही ये फिर हमारे यहां बैठ जाएगा। तो जो मराठे हैं वो फिर जो है अपना पूरा सेना वगैरह लेकर के अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए जाते हैं। पानीपत के मैदान में तीसरा युद्ध लड़ा जाता है, हालांकि इस युद्ध में मराठों की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली भयंकर लूटपाट करके वापस चला जाता है। तो ये चीज भी जो है मुगलों के पतन के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी रहा। हालांकि इस समय तक लगभग पतन हो चुका था, लेकिन जो रहा सहा कसर है ना वो बाकी पूरा खत्म कर गया। इसके बाद अगला जो कारण बताया जाता है यूरोपियों का आगमन। देखिए भारत में यूरोपियों का आगमन मुगलों के आगमन से बहुत पहले हो चुका था, लेकिन जो यूरोपीय थे प्रारंभ में कई वर्षों तक उनका उद्देश्य केवल क्या था, व्यापार करना। वो जो है भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। औरंगजेब तक जो यूरोपीय हैं, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो, उनकी जो हैसियत है उतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब वो लोग जो है दबे कुचले टाइप के रहते थे। हालांकि कुछ कुछ किया करते थे, लेकिन जो मुगल शासक है उनको कठोर दंड भी दिया करते थे, जैसे कि शाहजहां ने भी कुछ किया था और औरंगजेब के समय में भी हुआ था। तो जो यूरोपीय हैं औरंगजेब के समय तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है फिर यहाँ पर जो भारत के जो प्रांत हैं, मतलब मुगल साम्राज्य के जो प्रांत हैं स्वतंत्र होते जाते हैं, तो वो लोग जो है थोड़े से शक्तिहीन थे। तो जो यूरोपीय शक्तियां हैं विशेष करके ब्रिटिश और फ्रांस, ये लोग जो है अपना संघर्ष करना चालू कर देते हैं। मतलब मुगल साम्राज्य से जो भी राज्य अलग होगा उसको हम लोग पकड़ लेंगे, इस टाइप से। तो ये लोग जो है अपना संघर्ष करना चालू कर देते हैं और यहाँ का फायदा उठा करके यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वो लोग फिर काफी शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर तो पूरे भारत में अंग्रेज ही छा जाते हैं। तो इस प्रकार से तो यूरोपियों का आगमन भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। उसके बाद है आखिर में मुगलों द्वारा सामुद्रिक शक्ति एवं राष्ट्रवादी भावनाओं की अवहेलना। तो
देखिए जो मुगल शासक थे ना, उनके पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना हुआ करती थी, लेकिन उसमें जो कमी थी सामुद्रिक सेना, मतलब उनके पास नेवी नहीं थी, जबकि उस समय ना इसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि जो यूरोपीय थे वो पूरा समुद्री यात्रा किया करते थे। तो इस चीज, और ये जो चीज है ना छुपी नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि मुगल ये चीज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो बीजापुर है, गोलकुंडा है, यहाँ तक कि जो मराठे हैं वो भी जो है नेवी पर काम कर रहे थे। तो जो अपने मुगल हैं वो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि उनके पास थी छोटी मोटी नौसेना, मतलब नाव वगैरह थी, लेकिन वो जो है सैन्य अभियानों के लिए उतना ज्यादा प्रयोग नहीं होता था, थोड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए हुआ करता था। अकबर के टाइम पर केवल बंगाल में ही नौसेना का प्रयोग किया गया था जरूरत के हिसाब से। तो इन्होंने जो है अलग से कोई प्रयास नहीं किया कि नौसेना बनाया जाए, इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। अगर इनके पास नौसेना होती तो शायद जो फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो शायद यहाँ पर उतना सफल नहीं हो पाते, लेकिन इन्होंने जो है इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दूसरा जो चीज बोला जाता है राष्ट्रवादी भावनाओं की अवहेलना। तो देखिए जो मुगल थे ना, उन्होंने पूरे भारत को एक किया, लेकिन भारतीय जनता के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को नहीं जगा पाए थे। लोग जो है भले एक होते थे, लेकिन जो कोई राजपूताना के लिए लड़ रहा है, तो कोई अपने मराठा क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, कोई बंगाल के लिए लड़ रहा है, कोई गुजरात के लिए लड़ रहा है, कोई मालवा के लिए लड़ रहा है, मतलब अलग अलग, मतलब कोई जो है किसी के मन में मतलब राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। तो मुगल जो है इस चीज में भी असफल रहे, वो जो है जनता के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में असफल रहे, मतलब कि वो इस चीज को फैलाने में बिल्कुल असफल रहे कि हम जो है ये जो भारत है पूरा जो भी उसका दायरा रहा, जैसे कि औरंगजेब के समय लगभग पूरा भारत मुगलों के अधिकार में था, दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा भारत उसके अधिकार में था। तो उसने जो है राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में ये लोग असफल रहे, नहीं तो जनता जो है एक रह सकती थी। खैर उस समय जो है ये चीज जागृत हो पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी कोशिश किया जा सकता था। तो ये कुछ कारण बताए जाते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे। वैसे इसके लिए ना मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए बहुत हद तक औरंगजेब की नीतियां उत्तरदायी है। उसकी जो नीतियां थी, फालतू में वो युद्ध लड़ रहा था, जैसे जो राजपूत है जो इतने समय तक मुगलों के साथ बने हुए थे, उनके ऊपर उसने उंगली करना शुरू कर दिया, उनको उनके जो राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाना चालू कर दिया। मराठों को उसने छेड़ा, जो दक्षिण के राज्य थे उनके प्रति जो नीति थी वो भी उसकी सही नहीं थी, और वो अपने जीवन काल में लगातार युद्धरत रहा, संघर्षरत रहा। तो इस कारण से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो दूसरे प्रांत जैसे कि बंगाल हो गया, पश्चिमोत्तर भारत हो गया, यहाँ तक कि उत्तर भारत, वहां पर उसकी जो पकड़ है वो कमजोर होती चली गई। वो दक्षिण में ही फंसा रहा, मराठों के पीछे लगा रहा, और मराठों के पीछे पड़े रहने के बावजूद भी उसको मराठों के खिलाफ कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तो हर तरफ से वो जो है असफल रहा, और उसकी जो शासन प्रशासन में पकड़ भी बहुत ज्यादा कमजोर होती चली गई, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई पतन जो है आरंभ हो गया। तो ये सारे कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। और मुगल साम्राज्य जो है ना अपना जो 1857 तक चलता रहा, ध्यान रखेंगे इस चीज को, हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1857 नहीं 58 बोलना चाहिए, 1858 तक ये चलता रहा, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो उस समय जो है अंतिम जो मुगल सम्राट से थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने जो है इसमें भाग लिया था, उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो उसके बाद उनको जो है पकड़ा जाता है, और 1858 में फिर उनको जो है गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है। उसके बाद जो पूरा जो मुगल साम्राज्य होता है, मुगल साम्राज्य हालांकि उस समय था नहीं, जो दिल्ली का लाल किला था सिर्फ वहीं पर अपना जो बहादुर शाह जफर है उसका अधिकार था, उसके बाहर के सभी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। तो 1858 में जो मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली के लाल किला के आसपास के कुछ छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। तो इसके बाद जो है ये पूरा क्षेत्र जो है ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। तो ये सारा कुछ याद रखिएगा। इसके बाद भी अगर मुगल साम्राज्य से संबंधित कोई चीज छूटी हुई है तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ाया है, मैं भी देखूंगा अगर कोई चीज छूटा हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है अपना क्या कहते हैं मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, मराठों का उत्कर्ष, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सीधा आधुनिक भारत की शुरुआत होगी, उत्तर मुगल कालीन शासकों के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूरोपीय
मूर्तियों का आगमन। तो आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कहीं कोई डाउट हो, पिछले वाले वीडियोस में भी कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।